हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BPCG 171 का दिसंबर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, 2023 का आपका क्वेश्चन पेपर है और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि अभी आपको दिख रहा है, ये पहला क्वेश्चन दिसंबर में ही सबसे पहला क्वेश्चन आया था। ये आपका क्वेश्चन पेपर है दिसंबर का। ठीक है, जनरल साइकोलॉजी। और ये आपका जो है क्वेश्चन है पहला, देख लो आप, इसको पढ़ लेना। और ये एक सेकंड है। ये दो क्वेश्चन करूँगा मैं आज आपको दिखाने के लिए कि आप एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, पर मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है वो ये है जो आप अभी देख रहे हो ना। ये जो आप एक डायग्राम मैंने बना रखा है न्यूरॉन्स के ऊपर। तो ये आप इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हो शुरुआत में भी, ताकि टीचर जो है ना वो समझ जाए, आपका आंसर देखते ही वो समझ जाए कि हाँ, इसको पता है न्यूरॉन्स के बारे में कि क्या होता है। ठीक है, या फिर आप न्यूरॉन्स को, ये जब मैंने ये लिखा है नीचे बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, इसको लिखने के बाद भी आप जो है बना सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले ही बना दो। ठीक है, शुरुआत में ही। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंट्रो लिखा है न्यूरॉन्स के बारे में, तो इंट्रो के अंदर ही मैंने पूरा जो है ये दिखा दिया कि भाई ये न्यूरॉन्स कब आप पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने वहाँ पे बता दिया है कि भाई क्या होता है। ठीक है, और इनको लिख दिया है कि भाई ये कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, सब कुछ। पहले क्वेश्चन में न्यूरॉन पूछा है, वो मैंने बता दिया। और उसके बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, वो मैंने बताया यहाँ पे नीचे। ठीक है, जैसे कि ये होता है, ठीक है, डेंड्राइट या डेंड्राइट्स बोलते हैं इसको। और सेकंड जो आता है वो आता है आपका कॉर्न सेल बॉडी, यानी कि सोमा बोलते हैं इसको। ठीक है, या सोमी या सोमा या सम बोलते हैं कुछ लोग, ऐसे ऐसे वो जो है इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है अलग अलग जगह पे। और एक्सन। तो ये अलग अलग जो है पार्ट्स आपको मिलते हैं न्यूरॉन्स के अंदर। उसके अलावा इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, वो भी पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको एक तो पूछा गया था स्ट्रक्चर बता दो न्यूरॉन्स का। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा था और टाइप्स पूछा था। ठीक है, तो मैंने जो है पहले इसका जो है स्ट्रक्चर बता दिया है और फिर टाइप बता दिया है। और जो डायग्राम बनाने के लिए भी मुझसे यहाँ पे बोला गया था, तो मैंने वो भी यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये दो चीज़ तो यहाँ पे हो गई कंप्लीट। अब जो तीसरी है वो है आपका, सॉरी, सेकंड जो है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो मैंने बता दिया कि बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी जो संरचना होती है उसके आधार पे होता है। उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और उसके बाद अब इसका जो है ये और टॉपिक्स हो गए। सेकंड जो है, जो सेकंड टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं बेस्ड ऑन फीचर्स के। ठीक है, यानी कि जो उनकी विशेषताएं होती है उसके आधार पे वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये इसके अंदर जो है न्यूरॉन्स होते हैं। और फिर एक आता है आपका सेकंड क्वेश्चन, जो मैंने आपको दिखाया था अभी शुरुआत में ही। पहला तो हो गया हमारा, पहले में पूछा गया है जो मैंने आपको बता दिया न्यूरॉन्स के बारे में कि टाइप्स क्या होते हैं और स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिक, और डायग्राम बना के बोला था वहाँ पे बनाने के लिए, वो भी हमने वहाँ पे दिखा दिया। सेकंड में जो है डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। ठीक है, एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परसेप्शंस पूछा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इसको जो है थोड़ा बहुत बताया है कि क्या होता है परसेप्शंस, और उसके बाद नीचे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है और अच्छे शब्दों में। ठीक है, पॉइंट्स बना के एक्सप्लेन करते हैं, तो मैंने यहाँ पे वही किया है कि भाई एक होता है स्टिमुलेशन, आप कैसे कैसे जो है उसको अनुभव कर पाते हो अपनी आँखों के द्वारा, अपनी अपनी जो इंद्रियाँ होती हैं हमारी, उनके द्वारा हम उनको महसूस कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइट्स है, साउंड है, ये नेचर है, इसको हम जो है इन्हीं के आधार पे तो फील कर पाते हैं। जो भी हमारे आसपास होता है, हवा चलती है, तो उसको हम महसूस कर पाते हैं अपनी जो त्वचा होती है उसके आधार पे। ठीक है, क्योंकि हवा की कोई महक तो होती नहीं है। ठीक है, वो तो बारिश की होती है, तो उसकी वजह से जो है हमें खुशबू आती है कि भाई हाँ, बारिश की जैसी खुशबू आ रही है, तो वो एक अलग चीज़ है। और जो हमारे पास प्रकृति से जो हमें मिलता है, जो नेचर से हमें प्राप्त होता है खाने के लिए, तो हम उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, सब्जी वगैरह जो है टच करके हम चीज़ों को महसूस करते हैं, पत्थर वगैरह है या और भी पेड़ पौधे हैं, तो स्टिमुलेशन यहाँ पे आता है। ठीक है, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद इंटरप्रिटेशन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और भी है मेमोरी और रिकॉल, ये सब इसके अंदर आपको मिलते हैं देखने के लिए। पता नहीं मेरा स्केच, ये जो मेरा पेन है मेरा, पता नहीं ख़राब हो गया है, क्या हो रहा है इसमें, सही से काम ही नहीं कर रहा। लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये लॉज भी पूछा गया था वहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लॉज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद लॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी
लॉज ऑफ सिमिलैरिटी, लॉज ऑफ गुड कंटिन्यूएशन, लॉज ऑफ क्लोजर, तो ये इसके अंदर आते हैं। और उसके अलावा भी और भी है, जैसे कि लॉज ऑफ कॉमन रीजन, लॉज ऑफ कॉमन फैट, लॉज ऑफ प्रेगनर्स, यानी कि गुड फिगर्स जो होते हैं वो। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेन करना नहीं चाह रहा था मैं आज, क्योंकि कम टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि सबको पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में। नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, आपको पता होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ, देखो ये जो मैंने लिखा है ना लास्ट में, ये है आपका निष्कर्ष। इसको इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हैं, हिंदी में निष्कर्ष कहते हैं। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको लिखना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और भी जो टीचर्स अगर आपको बताएंगे तो वो यही बोलेंगे कि आपको लास्ट में एक कंक्लूजन ज़रूर लिखना चाहिए, ठीक है। शुरुआत में जैसे मैंने यहाँ पे एक इंट्रो लिखा था ना, स्टेज को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो प्रिसेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, उसको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। और फिर यहाँ पे जो जो लॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ये इंट्रो, ठीक है, इंट्रो। और फिर एक जो होता है कंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आंसर को सबसे अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके आंसर ज़्यादा बेटर दिखाई देंगे। और आप सोच रहे हो कि हाईलाइट कर सकते हैं क्या? नहीं, आप एग्ज़ाम्स में, जो इग्नू के एग्ज़ाम में स्पेशली, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं कर सकते। यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाने के लिए जो है थोड़ा सा अच्छा सा दिखाई दे ताकि आप पढ़ो इसको, इसलिए मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है इसको। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे ना बिना हाईलाइट के भी, जैसे कि ये दिख रहा है तो क्लियरली दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, आप ऐसे भी कर सकते हैं बहुत ही आराम से। इससे क्या होगा ना, आपके पेज भी भरेंगे ज़्यादा और टाइम भी कम लगेगा, आप ज़्यादा आंसर लिख पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे, सोच पाओगे, ठीक है। तो ये तरीका हो सकता है। आप कुछ लोग जो है ना वो कैसे करते हैं, पूरा पैराग्राफ बना बना के लिखते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने देखो एक ही चीज़ को मैंने कुछ ही लाइन्स में एक्सप्लेन कर दिया। ये देखो, ये 2 लाइन में बस, ठीक है। ये 3 लाइन में हुआ है, वो भी 3 में नहीं, 2 लाइन में ही हो जाता। मैंने थोड़ा सा जो है दिखाने के लिए आपको किया ताकि खुला खुला लगे, ठीक है, देखने में अच्छा लगे। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। और जो कंक्लूजन है मैंने यहाँ पे 3 से 4 लाइन में इसको भी ऐड कर दिया है। एक कंक्लूजन से आपकी जो आंसर होता है ना उसमें एक ताकत सी मिलती है, ठीक है, पावर जनरेट होती है, ताकि वो अच्छा आपको एक लास्ट में कंक्लूजन देता है टीचर को कि हाँ, टीचर समझ जाएगा आपके। देखो वो क्या करेगा, टीचर जब भी कॉपी वगैरह चेक करेगा आपकी, तो वो पहले तो आपके पॉइंट्स पढ़ेगा, पॉइंट्स के अंदर क्या लिखा है वो नहीं पढ़ेगा, वो सिर्फ पॉइंट देखेगा कि अच्छा ये पॉइंट लिखा है। उसके बाद एट द एंड आप कंक्लूजन देखेगा। वो अगर टीचर पढ़ने वाला होगा, अगर वो पढ़ के आंसर जो है आपको नंबर देगा, तो उसकी बात कर रहा हूँ। सारे टीचर्स नहीं करते ऐसा, आलसी है ना। तो ऐसे आप जो है यहाँ पे क्या करेगा, वो आपके ये पढ़ेगा कंक्लूजन, ठीक है। ये आपका लास्ट में शायद पढ़ सकता है वो, ताकि आपका एक जो निष्कर्ष आपने लिखा है ना वो पता चल जाए उसको कि सब कुछ जितना भी आपने ऊपर बताया है ना, सब कुछ आप यहाँ पे लिख देते हो एक छोटी सी लाइंस में कि भाई मैंने क्या बात की है ऊपर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये आप देख लो कि कैसे लिखा हुआ है। और राइटिंग अगर समझ में ना आए तो यार सॉरी फॉर दैट। इतना जो है मैंने कोशिश तो की काफ़ी अच्छा लिखूँ और मतलब दिखाई दे सबको, पर कभी कभी मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती है। बहुत से लोगों को, मेरी फैमिली में भी किसी को समझ में नहीं आती है, पर ठीक है, ये बस आपको दिखाने के लिए था कि आप आंसर राइटिंग ऐसे भी कर सकते हैं और इससे जो है आपके नंबर्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अब आंसर राइटिंग का जो ये तो है नहीं कि आप एंड टाइम पे आंसर राइटिंग सुधारने बैठोगे, ठीक है, तो वो भी नहीं हो सकता। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि चीज़ें जो है सही रहे और मतलब हो जाए आपका, आप आंसर्स लिख दें और आपके एग्ज़ाम में नंबर आ जाए, आप पास हो जाओ। इतना हमें जो है अभी टारगेट बनाना चाहिए। अगर आपके एग्ज़ाम बहुत क्लोज है, अगर थोड़ा टाइम है आपके पास, तब आप इजीली टाइम लेके लिख सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा सा जो है अपनी आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो ऐसी अच्छी लगती है और अगर और वीडियोस चाहिए ऐसी ही, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। ले आएंगे दोबारा से ऐसी वीडियो। और बाकी अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।